दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डबल इंजन सरकार में ना तो किसान खुश हैं, ना युवा, ना बेरोजगार और ना ही महिलाएं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत के साथ एक शर्मनाक वारदात सामने आई है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए दोस्तों। ये तस्वीरें शर्मसार कर देने वाली हैं। यहाँ पर किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो व्यवहार हुआ वो बेहद निंदनीय है। कहा जा रहा है कि उनकी पगड़ी उतारी गई और सिर पर लाठी से मारा गया है। और ऐसा कृत्य सिर्फ किसान नेता का अपमान नहीं बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलनों के सम्मान पर भी हमला है। टिकैत जी के किसी बयान को लेकर दोस्तों असहमति हो सकती है, लेकिन उसका जवाब हिंसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज में नफरत फैलाती हैं बल्कि लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव को भी बढ़ावा देती हैं। तो आप देखिए किस तरीके से टकराव के हालात पैदा हो रहे हैं। लोग अपनी बात भी खुलकर नहीं रख पा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि राकेश टिकैत पर जानलेवा हमला हुआ था, उन्हें कुछ लोग मारने आए हुए थे। हालांकि वहाँ जो लोग मौजूद थे उन्हें किसी तरीके से वहाँ से बचा लिया गया। इस बीच एक और खबर उत्तर प्रदेश से सामने आई है, रामपुर के शाहाबाद में, जहाँ पर एक शादी में अंबेडकर गीत बजाने पर बवाल खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि यहाँ पर डीजे बज रहा था और अंबेडकर जी के गाने को जातिवादी मानसिकताग्रस्त गुंडों ने बंद करवाने की कोशिश की। जब बारातियों ने इसका विरोध किया तो उन्हें जाति सूचक गालियां दी गईं और बुरी तरह पीटा गया। दोस्तों ये हमला केवल बारात पर नहीं हुआ है बल्कि दलित अस्मिता, आस्था और आज़ादी पर यह हमला है। बड़ा सवाल, क्या संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना अपराध हो गया है? आखिर बार बार ऐसी घटनाएं क्यों देश में सामने आ रही हैं? कहीं जय भीम बोलने से मारा जाता है, कहीं अंबेडकर जी के गीत बजाने पर बवाल होता है, पीटा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी डबल इंजन सरकार में जहां पर राम राज्य की बात कही जा रही है। इस बीच जाति जनगणना को लेकर बहुत सारे नेता खुलकर इसका समर्थन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इसका समर्थन कर दिया है और चंद्रशेखर आज़ाद ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि जातिगत जनगणना SC ST OBC यानी बहुजन समाज के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई। इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। बिना इसके बाबा साहेब के समतामूलक समाज के सपने को पूरा नहीं किया जा सकता। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी ज़्यादा पत्राचार भी कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा। प्रधानमंत्री को किस संबंध में पत्र लिखा है, सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद का ये पत्र भगवान बुद्ध से संबंधित है। इस पत्र को देखिए ज़रा गौर से। ये नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री भारत सरकार। विषय है हांगकांग में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र धातु अवशेषों की प्रस्तावित नीलामी को रोकने के लिए और उसे भारत वापस लाने के संबंध में। यहाँ पर प्रधानमंत्री से भारत सरकार से निवेदन की गई है। इस पत्र में कहा गया है कि 7 मई 2025 को हांगकांग में भगवान बुद्ध से जुड़े पिपरावा स्तूप के पवित्र धातु अवशेषों की नीलामी होने जा रही है। ये अवशेष 1898 में अंग्रेज अफसर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान अन्य कलाकृतियों के 331 पवित्र रत्न प्राप्त हुए और उन्हें औपनिवेशिक काल में भारत से बाहर ले जाया गया था। इन अवशेषों को पिपरावा रत्न के नाम से जाना जाता है और ये भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके धातु अवशेषों का ये भाग है जिन्हें शाक वंशजों ने कपिलवस्तु में सुरक्षित किया था। इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अत्यंत गहरे हैं। विशेषतः जब देश बुद्ध पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में इन पवित्र अवशेषों की नीलामी समस्त भारतवर्ष की भावनाओं और आस्था का अपमान है। ये केवल नीलामी नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक अस्मिता पर कुठारा घात है।
इस पत्र के माध्यम से चंद्रशेखर ने 3 बड़ी मांग कर दी है सरकार से। विदेश मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के माध्यम से इस नीलामी को तत्काल प्रभाव से रुकवाया जाए। सरकार कूटनीतिक और कानूनी माध्यमों से इन पवित्र अवशेषों की भारत वापसी सुरक्षित करे। इन धरोहरों को देश के बौद्ध स्थलों विशेषकर कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर में सुरक्षित रूप से संरक्षित किया जाए। तो ये डिमांड चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से की गई है। काफ़ी बड़ा मुद्दा है और देश को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। 7 मई को ये नीलामी है और ऐसे में तारीख बहुत नज़दीक है। कहने को तो जो इनके मंत्री किरण रिजिजू हैं ये खुद को बौद्ध अनुयायी मानते हैं, लेकिन ना तो इन्होंने बौद्ध गया में जो आंदोलन चल रहा है इसको लेकर कोई दिलचस्पी दिखाई, और ना ही हांगकांग में जो ये नीलामी होने जा रही है इसको लेकर सरकार कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। इसलिए इस संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद ने ये पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद चंद्रशेखर आज़ाद ने योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के CM हैं उनको भी पत्र लिखा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए संवैधानिक रूप से चयनित SC/ST के 78 सहायक समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में एक पत्र लिखा है। तो यहाँ पर बेरोजगारों की आवाज़ भी चंद्रशेखर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पत्र में चंद्रशेखर आज़ाद ने अखिलेश यादव के कार्यकाल को कोट किया। उन्होंने कहा कि 2012 से 17 में सरकार की दलित विरोधी मानसिकता की वजह से साल 2012 में लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में वैधानिक रूप से उत्तर प्रदेश सचिवालय के ARO के पद के लिए चयनित 78 SC और ST के अभ्यर्थियों को द्वेषपूर्ण मानसिकता और दलित विरोध के चलते इनकी नियुक्ति नहीं होने दी थी। तब से लेकर आज तक ये सभी SC/ST के अभ्यर्थी दर ठोकरें खा रहे हैं। इनमें से कुछ अपनी जान भी गंवा चुके हैं और कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो ये चंद्रशेखर ने एक बड़ा मुद्दा उठाया। खास तौर से अखिलेश यादव को यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने टारगेट किया है और माना है उन्होंने कि 2012 से 2017 के बीच दलित विरोधी बहुत सारे काम हुए जिसमें से ये भी एक मुद्दा शामिल था। तो चंद्रशेखर आज़ाद का ये जो लेटर है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि क्या लेटर लिखने से समस्या का समाधान होगा। वैसे चंद्रशेखर आज़ाद आंदोलनों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब से वो सांसद बने हैं वो लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अब ये जो मुद्दे हैं काफ़ी बड़े हैं, क्या पत्र से सिर्फ इस मुद्दे का समाधान हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद के इस पत्र से सरकार इस समस्या का समाधान करेगी? क्या इस मुद्दे पर ध्यान देगी? और राकेश टिकैत की जो पगड़ी उछाली गई जिस तरीके से, उसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।